गाइस आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 29 जनवरी सन 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर्स स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। सीपीयू रजिस्टर अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस के परिणामों को कहाँ पर स्टोर करता है? पहला एक्यूमुलेटर में, दूसरा प्रोग्राम काउंटर में, तीसरा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में और चौथा है मेमोरी डेटा रजिस्टर में। तो यहाँ पर सीपीयू जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कि एएलयू के द्वारा रिजल्ट दिए जाते हैं उसे करता है एक्यूमुलेटर्स में स्टोर, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का एक्यूमुलेटर। सेकंड क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम बिट्स स्टैंड्स फॉर। बिट का फुल फॉर्म क्या है? पहला बाइट डिजिट्स, दूसरा बाइनरी डिजिट्स, तीसरा बाइनरी ट्रांजिस्टर, चौथा है बाइपोलर ट्रांजिस्टर। सो गाइस बिट्स का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है बाइनरी डिजिट्स। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स पेरियोडिक रिफ्रेशिंग। मतलब इनमें से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? पहला स्टैटिक रैम को, दूसरा डायनामिक रैम को, तीसरा डीवीडी को और चौथा है रोम को। तो इस बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है डायनामिक रैम को, अदरवाइज उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड। सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है? पहला गीगाहर्ट्ज में, दूसरा एमबीपीएस में, तीसरा गीगाबाइट में और चौथा है मेगाबाइट में। सो गई सीपीयू की स्पीड नापी जाती है हर्ट्ज में। अब वो गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज या टेरा हर्ट्ज कुछ भी हो सकता है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का गीगाहर्ट्ज। सीपीयू की स्पीड मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ माउस रियलाइज ऑन इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। किस श्रेणी के माउस के साथ संवाद करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर होते हैं? मतलब कौन सा माउस है जो इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स का यूज करता है? पहला मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टो मैकेनिकल माउस, तीसरा है ऑप्टिकल माउस और चौथा है कॉर्डलेस माउस। सो गाइस यहाँ पर कॉर्डलेस माउस जो होता है मतलब वायरलेस माउस जो होता है वो इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव्स का यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड टू मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन बाय टचिंग द स्क्रीन डायरेक्टली। एक बार कौन सी प्रकाश संवेदी डिवाइस है जो स्क्रीन सीधे छूने से इंफॉर्मेशन के लेन देन के लिए इस्तेमाल करी जाती है? मतलब स्क्रीन पे अगर हमें डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो उस डिवाइस को टच करके करना पड़ता है। पहला लाइट पेन को, दूसरा बार कोड रीडर को, तीसरा है जॉयस्टिक को, चौथा है ओसीआर को। तो गाइस यहाँ पर स्क्रीन पर टच करके और डेटा का ट्रांसमिशन करने का काम करता है लाइट पेन। तो यहाँ पर आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन एसएसडी के लिए गलत है? पहला है एसएसडी इज आल्सो नॉन एज सॉलिड स्टेट डिस्क। एसएसडी सॉलिड स्टेट डिस्क के नाम से जानी जाती है। दूसरा है एसएसडी यूजेस इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबलीज एज मेमोरी टू स्टोर डेटा परसिस्टेंटली। एसएसडी स्थिर अवस्था में डेटा को स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट के संयोजन को मेमोरी की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरा है लाइक हार्डवेयर यानी कि एचडीडी की तरह एसएसडी भी मैकेनिकल कंपोनेंट्स को मूव करती है। और चौथा है एसएसडी आर कॉस्टियर देन एसडीडी। एसएसडी एचडीडी से कॉस्टियर होती है मतलब महंगी होती है। गाइस यहाँ पर इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एच डी की तरह एस एस डी है मूविंग मैकेनिकल कंपोनेंट्स। हार्ड ड्राइव की तरह ही एस एस डी भी गतिशील यांत्रिक घटक है मतलब मैकेनिकल कंपोनेंट है। सो यहाँ पर ये तीसरे नंबर का कथन गलत होगा, राइट। बाकी के जो पहला, दूसरा और चौथा नंबर का कथन दिया गया है तीनों कथन एसएसडी के बारे में सही है। तो आप एक बार फिर से उसको रिपीट कर लीजिएगा कि कौन से कथन सही है और कौन सा गलत है, ताकि अगर इनमें से कुछ दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी से कर सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू जनरेट यूनिक एड्रेस फॉर ईच वन बाइट ब्लॉक्स ऑफ 4 GB रैम। 4 GB रैम के प्रत्येक एक बाइट ब्लॉक हेतु यूनिक एड्रेस के लिए कितने न्यूनतम बिट की आवश्यकता होगी? पहला 16 की, दूसरा 24 की, तीसरी 28 की और चौथी है 32 की। सो इस 4 GB रैम में एक बाइट ब्लॉक बनाने हेतु यूनिक एड्रेस की जो न्यूनतम बिट की संख्या होगी वह होगी 32, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड क्या कहलाता है? पहला सोर्स कोड, दूसरा ऑब्जेक्ट कोड, तीसरा एग्जीक्यूटेबल कोड और चौथा है बाइनरी कोड। तो गाइस हमने एक ये वीडियो में भी चर्चा की हुई है जो लैंग्वेज होती हैं उसके बारे में। सो चैनल पर वो वीडियो डली हुई है, उसे जाकर जरूर चेकआउट करेगा, जिससे आपको सारा जो लैंग्वेज होता है उसके बारे में नॉलेज मिल सके। सो जो असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनका सोर्स कोड होता है मतलब जिस लैंग्वेज में वो लिखे होते हैं
या प्रोग्राम हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह बर्ताव करता है। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और चौथा है द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए कन्वीनियंट बनाता है। सो गाइस यहाँ पर इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तीसरा कथन गलत है। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। राइट। अब इसमें ये तीसरे नंबर का कथन तो इसमें गलत है, बाकी जो तीन सही है उन्हें एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा ताकि वो याद बने रहे। राइट। ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के तो आपको ये समझ में आ जाएगी कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स असाइन सीपीयू टू डिफरेंट प्रोसेसेस इन अ सर्कुलर मैनर। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग तकनीक, मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक सीपीयू को सर्कुलर मैनर में बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस सौंपती है। पहला राउंड रॉबिन, दूसरा एफसीएफएस, तीसरा एस एस जे एफ और चौथा है प्रायोरिटी। यहाँ पर जो सर्कुलर मैनर में कमांड दी जाती है, जो प्रोसेस सीपीयू को सौंपी जाती है उसे कहा जाता है राउंड रॉबिन। राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इट्स यूजर। इनमें से कौन सी एक वैलिड लेवल की सिक्योरिटी नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूजर को प्रोवाइड करी जाती है। पहला, फाइल एक्सेस लेवल सिक्योरिटी, दूसरा सिस्टम लेवल सिक्योरिटी, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी और चौथा है नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी यूजर को प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज ट्रांसफरिंग डाटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के हस्तक्षेप के बिना मेमोरी को मेमोरी से डेटा स्थानांतरण की अनुमति निम्न में से कौन देता है। पहला बफरिंग, दूसरा स्पूलिंग, तीसरा कैशिंग और चौथा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब डीएमए मैकेनिज्म। फिर यहाँ पर है सीपीयू के हस्तक्षेप के बिना, मतलब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा सीपीयू और उसके बगैर डेटा का ट्रांसमिशन जो होता है उसकी परमिशन कौन देता है। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका चौथे नंबर का डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मैकेनिज्म। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ हार्ड डिस्क कंसिस्टिंग ऑफ 8 रिकॉर्डिंग सर्फेस वेयर इन each surface is divided into track and each track is divided into sectors। राइट। मतलब कि जो 8 रिकॉर्डिंग सरफेस की एक हार्ड डिस्क है जिसमें जिसमें हर एक का जो ट्रैक है, मतलब हर एक सरफेस है वो ट्रैक में डिवाइडेड है और हर जो ट्रैक है वो 8 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। इफ देयर आर 16 सिलेंडर्स एंड ईच सेक्टर कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स ऑफ 2256 बाइट ईच, देन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। 8 रिकॉर्डिंग सतहों से बनी हुई हार्ड डिस्क पर विचार करना है जिसकी प्रत्येक सतह में को ट्रैक में बांटा गया है और ट्रैक को 8 सेक्टरों में बांटा गया। यदि कुल 16 सिलेंडर हों और प्रत्येक सेक्टर में 256 बाइट के 4 ब्लॉक हो तो हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क होती है उसकी रिकॉर्डिंग सरफेस के बारे में एक नया इमेज दिखाने वाला हूँ। उसमें आपको थोड़ा सा जो ट्रैक होते हैं सेक्टर्स होते हैं इनके बारे में नॉलेज हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी। यहाँ पर ये एक रिकॉर्डिंग सरफेस बनी हुई है, मतलब जो हार्ड डिस्क है उसकी रिकॉर्डिंग सरफेस सिंगल रिकॉर्डिंग सरफेस है ये। राइट। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये गोल गोल सरफेस बनी हुई है जो गोल गोल सर्कल्स बने हुए हैं। तो जैसे यहाँ ए नंबर का शो कर रहा है ए नंबर, तो यहाँ पर ये पूरी एक फिल है लाइन है ना, मतलब दो लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है वो वह कहलाता है ट्रैक। इसके बाद सेक्टर होता है। सेक्टर मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ये डिवाइडेड पूरा। राइट। मतलब पूरी जो ट्रैक है उनको डिवाइड करके और ये एक ब्लॉक टाइप का बन गया ये कहलाता है एक सेक्टर। अब एक सेक्टर का ट्रैक मतलब कि जैसे ये सेक्टर है पूरा उसमें एक ट्रैक मतलब उसकी एक ये वाली लाइन हो गई। और क्लस्टर होता है डी नंबर का, मतलब 3-4 जो ट्रैक के सेक्टर्स होते हैं उनको मिला के एक बनता है क्लस्टर। राइट। तो यहाँ पर इन्हें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा वक्त जाहिर होगा। सो अगर हो सके तो आप कर लीजिएगा वरना किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में हमें इसे काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। राइट। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा 1 MB। ये आप एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को बैक करके, देन इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा।
याद करने का नहीं है, मतलब आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यदि सॉल्व करके नहीं बनता है देन हम किसी और पर्टिकुलर वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में इसका आंसर है 1 MB, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is minimum unit of storage that is read from and written to a disk by a disk driver? डिस्क ड्राइवर से रीड करने और उस पर राइट करने की न्यूनतम स्टोरेज यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी होती है? पहला सेक्टर, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ट्रैक और चौथा सिलेंडर। सो डिस्क ड्राइवर से रीड और राइट करने के लिए सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होती है? यह होती है गाइस एक ब्लॉक, राइट। सो इसका आंसर होगा ब्लॉक। ये वही जो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है ना, डिस्क ड्राइवर, उसके जो ट्रैक वगैरह, वो सारी चीजें उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये हम पर्टिकुलर वीडियो जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, जिसमें ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइल्स रिसाइडिंग इन रिसाइकिल बिन? रिसाइकिल बिन में से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसमें जो फाइल है उसमें नहीं दिखाई देती है? पहला है फाइल क्रिएशन डेट एंड टाइम, मतलब फाइल कब क्रिएट हुई और उसका डेट और टाइम। दूसरा फाइल टाइप, फाइल किस टाइप की फाइल है। तीसरा है फाइल डिलीशन डेट एंड टाइम, फाइल कब डिलीट की गई उसका टाइम। और फाइल लास्ट एक्सेस डेट एंड टाइम, फाइल को कब एक्सेस करा गया था उसका डेट और टाइम। सो ये जो भी रिसाइकिल बिन में फाइल्स होती हैं, सो उनमें पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टीज तो दिखाई देती हैं, पर चौथे नंबर की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देती है, मतलब कि फाइल लास्ट बार कब एक्सेस करी गई थी। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस द पोस्ट स्टैंड्स फॉर? कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस के संबंध में पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पहला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, दूसरा प्रोसेस ऑफ सिस्टम टेस्ट, तीसरा है प्रोसेस ऑफ सेल्फ टेस्ट और चौथा है पावर ऑन सिस्टमेटिक टेस्ट। तो इस पोस्ट क्या होती है? जब भी बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है तो जो हार्डवेयर को चेक करता है, मतलब कि जो प्रोग्राम हार्डवेयर को चेक कर रहे होते हैं कि प्रॉपर सारे हार्डवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, सो इस प्रोसेस को पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट कीज कैन बी यूज्ड टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग इट इनटू रिसाइकिल बिन? किसी भी फाइल या फोल्डर को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे बगैर डायरेक्टली डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा? पहला अल्ट प्लस डिलीट का, दूसरा अल्ट प्लस F4 का, तीसरा शिफ्ट प्लस डिलीट का और चौथा है कंट्रोल प्लस डिलीट का। सो यदि हमें परमानेंटली किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है ताकि वह रिसाइकिल बिन में ना जाए और डायरेक्टली डिलीट हो जाए, सो उसके लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन का यूज। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंडोज टूल दैट कैन बी यूज्ड टू इनेबल और डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम? इनमें से कौन सा विंडो टूल है जिसे प्रोग्राम के स्टार्टअप को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज करा जाता है? पहला है CHKDSK, दूसरा है CMD, तीसरा है रेजेडिट और चौथा है MS कॉन्फिग। सो किसी भी प्रोग्राम को इनेबल और डिसेबल करने के लिए विंडो में एक टूल होता है जिसे MS कॉन्फिग करके जाना जाता है, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीप्स योर सेशन इन मेमोरी, पुट्स द कंप्यूटर इन लो पावर स्टेट सो दैट यू कैन क्विकली रिज्यूम वर्किंग? इनमें से कौन सा विकल्प सेशन को मेमोरी में और कंप्यूटर को लो पावर स्टेट में दिखाता है जिससे कि आप जल्दी से काम को दोबारा शुरू कर सकें? पहला स्लीप, दूसरा लॉक ऑफ, तीसरा रीस्टार्ट और चौथा है हाइबरनेशन। मतलब कि जैसे हमारे सारे सिस्टम खोले हुए हैं और हम कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो उसमें लो पावर कंज्यूम करें उस, तो उस स्टेट में चला जाता है। देन अगर हम काम करना चालू करें तो जल्दी से उस पर हम काम करना स्टार्ट कर सकें। सो इनमें से कौन सी स्टेट होती है? वह होती है स्लीप। स्लीप मोड में अगर हम अपने सिस्टम को कंप्यूटर में रखते हैं तो इससे पावर कम कम कंज्यूम होगा और इसकी अपेक्षा हम दोबारा से काम करना चालू करें तो जल्दी से जल्दी हम उस काम को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को वापस मतलब पहले वाली स्टेट में आने में टाइम नहीं लगता है। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड एक्टिवेट द डेस्कटॉप इज? सारी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप को एक्टिव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की को दबाना होगा? पहला अल्ट प्लस डी, दूसरा कंट्रोल प्लस डी, तीसरा विंडो प्लस डी और चौथा है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। तो यहाँ पर हमें अगर डेस्कटॉप विंडो को एक्टिव करना है और जो सारी विंडोज खुली हुई हैं उन्हें मिनिमाइज करना है, सो उसके लिए हमें विंडो प्लस डी, इस शॉर्टकट की से हम सारी विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं और डेस्कटॉप विंडो को एक्टिव कर सकते हैं। तो आंसर होगा सी नंबर का, सी या 3 नंबर का, विंडोज की प्लस डी। Next question है, which of the following commands can be used to test the connection between the local machine and the remote address or machine? इनमें से कौन सी कमांड दी जाती है लोकल मशीन और रिमोट एड्रेस या मशीन के बीच में संबंध की जांच करने के लिए? पहला है पिंग, दूसरा VM स्टैट, तीसरा है फ्री और चौथा है FTP। तो इस जहाँ लोकल मशीन और रिमोट एड्रेस मशीन को चेक करने के लिए पिंग कमांड दी जाती है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पैनल आइटम्स कैन बी यूज्ड टू इंस्टॉल या अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी। इनमें से किस कंट्रोल पैनल आइटम का यूज करा जाता है किसी सॉफ्टवेयर को अपने पीसी से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने के लिए। पहला प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, दूसरा है डिस्प्ले, तीसरा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन और चौथा यूजर अकाउंट। तो guys, यदि हमें जब भी अपने कंप्यूटर से किसी सॉफ्टवेयर को किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है या इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम करते हैं प्रोग्राम एंड फीचर आइटम का यूज, जिससे ये काम बड़ी आसानी से करा जा सकता है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्ले इज कॉल्ड। कंप्यूटर डिस्प्ले की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच के अनुपातिक संबंध को क्या कहा जाता है। पहला है पिक्सल, दूसरा है साइज, तीसरा रिजोल्यूशन और चौथा है एस्पेक्ट रेशियो। तो जो लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपातिक संबंध होता है, मतलब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, वह कहलाता है एस्पेक्ट रेशियो। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर्स यूजेस इनकॉग्निटो मोड फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। इनमें से कौन सा ब्राउजर प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड अवेलेबल कराता है। पहला है क्रोम, दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरा है ओपेरा और चौथा है मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो इस यहाँ पर गूगल क्रोम का या फिर कहा जाए क्रोम का यूज करा जाता है इनकॉग्निटो मोड यूज करने के लिए। अब यहाँ पर प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब होता है जिसमें आपके द्वारा की गई जो बफरिंग है या जो रिसर्च है, वो उस डेटा की कुकीज जमा नहीं होती है, वह कहलाता है प्राइवेट प्राइवेट मोड। और प्राइवेट मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग यानी कि इनकॉग्निटो मोड, राइट। अब ये जो इनकॉग्निटो मोड है अलग अलग ब्राउजर्स में अलग अलग किसी नाम से जाना जाता है। कॉमन वर्ड दिया जाए तो वो प्राइवेट ब्राउजिंग कहलाती है। सो इनकॉग्निटो मोड क्रोम में होता है। सो आंसर होगा पहले नंबर का। Next step, which of the following is a Microsoft Windows utility that allows to see all available characters and Unicode in each of the font installed on the computer? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूटिलिटी है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी फॉन्ट में उपलब्ध कैरेक्टर और यूनिकोड को दिखाने की अनुमति देता है। पहला है सिंक सेंटर, दूसरा रिसोर्स मॉनिटर, तीसरा है कैरेक्टर मैप और चौथा है सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी एक यूटिलिटी है, विंडोज यूटिलिटी है, जो कंप्यूटर में इंस्टॉल सभी फॉन्ट्स और कैरेक्टर्स को शो करता है। सो इसका आंसर होगा गाइस तीसरे नंबर का कैरेक्टर मैप। इसमें आप जाके सारे जो सिस्टम में कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं या जो फॉन्ट अवेलेबल हैं वो शो करते हैं। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है while सर्चिंग अ फाइल थ्रो पैटर्न मैचिंग द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार स्टैंड्स फॉर। पैटर्न मिलान के संबंध में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार का अर्थ होता है एग्जैक्टली टू कैरेक्टर्स, मतलब वास्तव में दो कैरेक्टर, वन और मोर कैरेक्टर, एक या उससे ज्यादा कैरेक्टर, तीसरा है जीरो और मोर कैरेक्टर, मतलब जीरो और उससे ज्यादा कैरेक्टर, और चौथा है अ सिंगल कैरेक्टर यानी कि केवल एक ही कैरेक्टर। सो स्टार वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर्स। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल्स क्रिएटेड थ्रू विंडोज वर्डपैड टूल इज। विंडोज वर्डपैड टूल में जो फाइल क्रिएट किए जाती हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है। पहला डॉट आर टी एफ, दूसरा डॉट डॉक एक्स, तीसरा डॉट टी एस टी और चौथा है डॉट ओ डी टी। तो यहाँ पर जो वर्डपैड में फाइल क्रिएट करी जाती है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट आर टी एफ। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स इज यूज्ड टू कॉपी वन और मोर फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। डॉस में कौन सी कमांड दी जाती है एक जगह से किसी भी फाइल को या फोल्डर को कॉपी करने के लिए दूसरी लोकेशन पर ले जाने के लिए। पहला एक्स डब्ल्यू कॉपी, दूसरा एक्स कॉपी, तीसरा डी कॉपी और चौथा है एफ कॉपी। तो इस यहाँ पर एक्स कॉपी करके कमांड दी जाती है किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए डॉस में। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का एक्स कॉपी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स नीड्स एडोब एक्रोबैट रीडर और राइटर टू गेट ओपन। किस फाइल को ओपन करने के लिए एडोब एक्रोबैट रीडर या राइटर की आवश्यकता होती है। पहला है फाइल डॉट जिप, दूसरा फाइल डॉट पीडीएफ, तीसरा फाइल डॉट डॉक और तीसरा चौथा है फाइल डॉट पीएस। सो इस पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए एक्रोबैट रीडर या राइटर की जरूरत होती है। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का फाइल डॉट पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज सपोर्टेड बाई FAT32 फाइल सिस्टम। FAT32 फाइल सिस्टम के द्वारा किस प्रकार की फाइल को सपोर्ट करा जाता है। पहला कंप्रेशन, दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस, तीसरा एनक्रिप्शन, चौथा है कन्वर्जन। तो यहाँ पर FAT32 फाइल सिस्टम के द्वारा कन्वर्जन फाइल्स को सपोर्ट करा जाता है। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है NTFS इज अ प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम डेवलप्ड बाई ब्लैंक विच यूजेस ब्लैंक एज डिस्क पार्टीशन आइडेंटिफिकेशन कोड। NTFS खालिस्तान द्वारा बनाया गया एक प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम है जो खालिस्तान का इस्तेमाल करके विभाजन पहचान कोड के रूप में जाना जाता है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट 07H, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट 08H,
तीसरा IBM 07H, चौथा है IBM 08H। सो गाइस यहाँ पर NTFS को, यानी कि NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो NTFS है जिसको प्रोप्राइटरी है माइक्रोसॉफ्ट, और जो 07H का इस्तेमाल करके डिस्क विभाजन यानी कि डिस्क पार्टीशन पार्टीशन आइडेंटिफिकेशन कोड को जनरेट करता है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू फॉर ओपन डॉक्यूमेंट। इनमें से दो MS वर्ड 2007 में किसी भी फाइल का डिफॉल्ट व्यू किसमें ओपन होता है? पहला है प्रिंट लेआउट में, दूसरा है वेब लेआउट में, तीसरा आउटलाइन में और चौथा है ड्राफ्ट में। तो यहाँ पर MS वर्ड में कुछ 5 प्रकार के व्यूज होते हैं, और जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो उनमें से कौन सा बाय डिफॉल्ट व्यू ओपन होता है? सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, यहाँ होता है प्रिंट लेआउट व्यू। जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे या हमें नया डॉक्यूमेंट बनाना है, सो उसमें जब भी हम ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट तो वो प्रिंट लेआउट फॉर्मेट में ओपन होता है, राइट। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट है, द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। वर्ड के डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सी होती है? पहला जस्टिफाई, दूसरा राइट, तीसरा लेफ्ट और चौथा है सेंटर। तो जब भी हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, सो वहां पर जो टेक्स्ट होता है वह लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, बाई डिफॉल्ट लेफ्ट में होता है, हम उससे फिर चेंज कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक चेंजेस लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर्स एंड वाइस वर्सा। लोअर केस अक्षरों को अपर केस में और अपर केस अक्षरों को लोअर केस में चेंज करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कि जो कैपिटल लिखे हुए होते हैं उन्हें स्मॉल कर देता है, और जो स्मॉल होते हैं उसे कैपिटल कर देता है। तो पहला ऑप्शन है टोगल केस, दूसरा लोअर केस, तीसरा अपर केस और चौथा है सेंटेंस केस। तो ये इस तरह का काम किया जाता है टोगल केस में, मतलब जो हर वर्ड का पहला अक्षर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, और हर वर्ड के जो पहले के बाद वाले अक्षर होंगे वो सारे स्मॉल हो जाएंगे, सॉरी कैपिटल हो जाएंगे। सो इसका टोगल केस आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ A4 पेज इज। A4 पेज की साइज क्या होती है? पहला 21.59 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 27.94 cm। दूसरा है 21.59 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 29.7 सेंटीमीटर। तीसरा है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 27.94 सेंटीमीटर। चौथा है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 29.7 सेंटीमीटर। सो इस A4 की साइज होती है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 29.7 सेंटीमीटर, मतलब कि जो उसकी चौड़ाई है वो 21 सेंटीमीटर और लंबाई होगी 29.7 सेंटीमीटर, राइट। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू ऑप्शंस कैन बी यूज्ड टू स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट्स को चेंज करने के लिए कौन से मेन्यू का इस्तेमाल करना होता है? पहला ओरिएंटेशन का, दूसरा डायरेक्शन का, तीसरा थीम का और चौथा है मार्जिन का। तो इसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि MS वर्ड में लेआउट्स होते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, उसे हम ओरिएंटेशन में जाके चेंज कर सकते हैं। तो आंसर होगा पहला इसका ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस लेट्स यू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू लीव बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट पेज मार्जिन एंड द पैराग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग विकल्प आपको बाएं और दाएं पेज मार्जिन और पैराग्राफ के बीच दिए जाने वाले स्पेस की मात्रा निर्धारित करने की सुविधा देता है? पहला स्पेसिंग, दूसरा लाइन स्पेसिंग, तीसरा इंडेंटेशन और चौथा अलाइनमेंट। तो यहाँ पर बाएं और दाएं पेज और पैराग्राफ के बीच में दिए जाने वाले स्पेस को, या कहा जाए तो मार्जिन को निर्धारित करने का काम कौन सी फॉर्मेटिंग का होता है? सो ये होता है इंडेंटेशन का, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेट ओपन सोर्स स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट नहीं है? पहला गूगल स्प्रेडशीट, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा कैश स्प्रेड और चौथा है ओपन ऑफिस कैल्क। तो इनमें से ओपन सोर्स स्प्रेडशीट का एग्जांपल यहाँ पर MS एक्सेल नहीं होगा, क्योंकि MS एक्सेल है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ओपन सोर्स स्प्रेडशीट का एग्जांपल होगा MS एक्सेल। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस of a cell in MS Excel formula is made by the addition of blank characters before the column reference, the row reference or both। Excel फॉर्मूला में पूर्णतः सही संदर्भ, कॉलम संदर्भ, रो संदर्भ या दोनों के पहले कौन सा कैरेक्टर लगाकर किया जाता है? मतलब कि अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमें चेंज करना है तो कॉलम और रो के नाम के पहले कौन सा साइन लगाया जाता है? पहला @, दूसरा हैश, तीसरा डॉलर और चौथा है एंड। यदि हमें किसी सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज करना है तो रो और कॉलम के दोनों के नाम के आगे डॉलर साइन लगाना होगा। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A1 थ्रो A4 आर एम्प्टी सेल्स, मतलब A1 से A4 तक टोटल खाली सेल है, देन द रिजल्ट ऑफ सेल एक्सप्रेशन
सम A1 to A4 इज। तो अगर हम A1 से A4 तक का जो टोटल करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? पहला 0, दूसरा हैशटैग नेम, तीसरा हैशटैग नम और चौथा हैशटैग रेफरेंस। तो ये जब भी कोई भी सेल अगर खाली हो और हम उनका टोटल भी करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। राइट, सो आंसर होगा इसका 0 पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है? भाई यहाँ पर ऑप्शन है पहला, अ वर्कबुक में हैव कंटेन मोर देन 3 वर्कशीट। बुक में 3 से ज्यादा वर्कशीट नहीं हो सकती। दूसरा, द वर्कशीट्स कैन बी रीनेम, वर्कबुक वर्कशीट को रीनेम नहीं करा जा सकता। तीसरा, आफ्टर डिलीशन ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ वर्कशीट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द वर्कशीट विल बी V1। मतलब वर्कशीट के पहले कॉलम को डिलीट कर देने के बाद जो पहली सेल होगी उसका सेल एड्रेस V1 होगा। और चौथा है द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट इन अ सेल इज लेफ्ट। एक सेल में डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट का लेफ्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी कॉलम को डिलीट कर दें तो जैसे सपोज पहले कॉलम को डिलीट कर देते हैं तो जो पहली सेल होगी उसका सेल एड्रेस V1 होगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम कॉलम को डिलीट भी कर देते हैं तो डिलीट होने के बाद जो पहली सेल बनेगी वो A1 ही होगी। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का, मतलब जो तीसरे नंबर का कथन है वह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द एक्सेल एक्सप्रेशन। और ये जो दिया है इसका आंसर क्या होगा? सो गाइस यहाँ पर जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कई क्वेश्चन पेपर में कि जो ये नॉर्मल सेल एक्सप्रेशंस होते हैं इन्हें हमें बॉड मास से लगा के यूज करना है। सो इन्हें आप सॉल्व करिएगा और इसका जो भी सॉल्यूशन हो और जो भी आंसर हो वो आप रिजल्ट में जरूर लिखिएगा। सॉरी, जो भी आंसर होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देन देखते हैं कौन कौन इसे सॉल्व करता है और इसका आंसर सही लिखता है। मैं यहाँ आंसर नहीं बताऊंगा। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अ फॉर्मूला equal n to $n$3 is stored in the cell A1. If A1 is copied and pasted into the cell C3, then the content of C3 is। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है n2/$n$3। ये A1 सेल में लिखा हुआ है। अगर हम इसे A1 सेल से उठाकर C3 सेल में पेस्ट कर देते हैं देन ये जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला है इसमें क्या चेंजेस होंगे? सो जहां भी जैसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, जैसे $n$3 लिखा हुआ होता है, ये किसी भी सेल में पेस्ट कर दिया जाए, ये अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है तो वो स्टेबल ही रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा। मतलब $n$3 स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, A1 से उठाकर C3 में से पेस्ट करा है। देन यहाँ दो कॉलम हमने मूव किया A से C। तो यहाँ जो N2 लिखा हुआ है तो N से भी दो कॉलम मूव करेगा, तो N के बाद दो कॉलम यानी कि P। और यहाँ 1 से 3 में मूव किया तो 2 से आ जाएगा 4, मतलब कि यहाँ N2 की जगह पे आएगा P4। और बाद वाला जो सेल रेफरेंस वो स्टेबल रहेगा, मतलब P4/$N$3। तो आंसर होगा गाइस इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following Excel features can be used to show arrows that indicates what cell affect the value of the currently selected cell। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फीचर उन तीरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ये संकेत देते हैं कि वर्तमान में सिलेक्ट किए गए सेल के मान को अन्य के सेल प्रभावित करते हैं? पहला ट्रेस प्रेसिडेंट्स, दूसरा है ट्रेस डिपेंडेंट्स, तीसरा है एरर चेकिंग और चौथा है वॉच विंडो। मतलब कि कौन सी ऐसा फीचर होता है जो दिखाता है कि जो करंटली एक्टिव सेल है उसमें कौन कौन सी सेल अफेक्टेड कर रही है। ये कहलाता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। राइट, तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द एक्सेल फंक्शन सीलिंग 10.7,9 इज। ये जो सेल एक्स फंक्शन दिया गया है इसका वैल्यू क्या होगा? तो इस यहाँ पर हम एक्सेल में देखते हैं, हमने बराबर लिखा सीलिंग, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे 10.7 और कॉमा 9। राइट, जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया देन एंटर किया, यहाँ पर आंसर आया 18। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का 18। अब सेल जो सीलिंग करके फॉर्मूला है इसे यूज कैसे करा जाता है इसको हम एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, अभी डायरेक्टली यहाँ आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर है चौथे नंबर का 18। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट का डिसएडवांटेज नहीं है? पहला स्पैमिंग, दूसरा साइबर टेररिज्म, तीसरा ई कॉमर्स और चौथा है साइबर बुलियन। सो इस यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तरीके हैं ये हैकिंग के तरीके हैं, स्पैमिंग करना, साइबर टेररिज्म और चौथा है साइबर बुलियन। ये स्पैमिंग के तरीके हैं या अटैक के तरीके हैं। यहाँ पर जो ई कॉमर्स है यह एक व्यापार का तरीका है और ये एडवांटेज है इंटरनेट का व्यापार का तरीका है। तो ई कॉमर्स है जो एक इंटरनेट का एडवांटेज है। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड वाइड वेब द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज। वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में HTML का फुल फॉर्म क्या है? पहला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरा हाई रेजोल्यूशन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लीग
और चौथा है हाइपर टेक्स्ट मेंटेनेंस लीक। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोवाइड्स फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट्स पब्लिश्ड बाय वेबसाइट। इंटरनेट एक्सप्लोरर में वह कौन सा फीचर है जो तुरंत अपडेटेड कंटेंट्स होता है पब्लिश करा जाता है वेबसाइट पर उसे शो करता है। पहला रिफ्रेश, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा फेवरेट और चौथा है RSS फीड। सो यहाँ पर RSS फीड करके एक फीचर होता है जो करंटली जो पब्लिश हुआ है वेबसाइट पर उसे पब्लिश करता है या अपडेट करता है, राइट। सो RSS फीड जो आंसर होगा चौथे नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स लिंक्स टू अदर वेबसाइट एंड प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्स इन अ यूनिफाइड वे। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी वेबसाइटों के लिंक रखते हैं और और संयुक्त रूप से विभिन्न स्रोतों से जानकारी उपलब्ध करते हैं। पहला वेबसाइट, दूसरा वेब पोर्टल, तीसरा URL और चौथा है वेब सर्वर। तो ये जो दूसरे वेबसाइट्स का लिंक रखते हैं और संयुक्त रूप से विभिन्न स्रोतों की जानकारी रखते हैं ये कहलाते हैं वेब पोर्टल। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन टू और मोर सर्वर्स। ईमेल के द्वारा एक से दो या दो से ज्यादा सर्वर्स पर मेल भेजने को या फाइल या फोल्डर भेजने को या मेल भेजने को कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा जाता है। पहला FTP, दूसरा UDP, तीसरा HTTP और चौथा SMTP। तो ये हमने ये कई बार पढ़ चुका है कि ईमेल के द्वारा हम जो भी ट्रांसमिशन होता है उसे कहा जाता है उससे SMTP के द्वारा यूज करा जाता है, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करा जाता है। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस क्लासेस यूजेस 8 बिट्स फॉर इंटर नेटवर्क ID एंड 24 बिट्स फॉर होस्ट ID। इनमें से कौन सा IP एड्रेस है जो 8 बिट नेटवर्क ID और 24 बिट होस्ट ID यूज करता है। पहला क्लास A, दूसरा क्लास B, क्लास C और क्लास D। तो यहाँ पर क्लास A IP एड्रेस होते हैं जो 8 बिट्स नेटवर्क ID और 24 बिट्स होस्ट ID का यूज करते हैं। सो गाइस यहाँ पर 29 जनवरी 2017 के सारे 52 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। जो भी समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जो भी टास्क दिया गया है वो पूरी वीडियो देखिए जो क्वेश्चन है सो वो टास्क आपको कंप्लीट करना है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर देना है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।